तो आज हम लोग रोटेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इस रोटेशन में आपको ध्यान देना होगा कि रोटेशन टफ चैप्टर होता है, परंतु इसमें जो हमने क्वेश्चन देखा वह क्वेश्चन बहुत ही कुछ स्पेसिफिक टॉपिक से ज़्यादा पूछ रहा है। रोलिंग मोशन से भी पूछ रहा है सवाल, 2025 में पूछा है, तो नेचुरल है कि आपको भी पूछेगा। तो मैं इनको ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाऊंगा और जेई मेन टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा, ताकि आपको ज़्यादा अभी टाइम नहीं है तो फटाफट रिवाइज हो जाए। तो मैं आपको पहला, अब देखिए, फर्स्ट है कि ये सब कोई काम का भी नहीं है, ये सब पेज जो है अब बाद में देख सकते हैं आराम से। तो ये आपका ये सब है। हम एक बार दिखा देते हैं कि बाद में आप इसको मैं बताऊंगा अभी। यहां तक हम लोग पहले करते हैं, ठीक है। तो पहला एक टर्म होता है पार्टिकल के बारे में कि कोई पार्टिकल है और उस पार्टिकल का आपका पार्टिकल के लिए क्या क्या हम लागू करेंगे, यह देखते हैं। पार्टिकल के लिए पहला क्या है कि एक तो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा। एंगुलर मोमेंटम होता है r क्रॉस mv, और r क्रॉस mv, और कोई बॉडी प्योर ट्रांसलेटिव मोशन अगर कर रहा है, उसमें कोई रोटेशन नहीं है, तो आप L इजकल टू कर सकते हैं r क्रॉस mvcl। अगर कोई पार्टिकल प्योर रोटेटिव मोशन करेगा तो उसके हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बराबर होगा। तो इसमें r क्रॉस mvcm लगा सकते हैं। दूसरा क्या है कि आपका एक टॉर्क होता है। टॉर्क होता है इसी तरह होता है r क्रॉस f, क्या होता है। और टॉर्क और इसमें इनर्शियल फ्रेम में जो रिलेशन होता है, जो भी क्वेश्चन पूछा है इनर्शियल फ्रेम में पूछा है, इसलिए इनर्शियल फ्रेम में ही हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ स्यूडो फोर्स नहीं आएगा। अगर कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम आ गया तो एक एक्स्ट्रा फोर्स ले लेंगे, स्यूडो फोर्स, जो सेंटर ऑफ मास पर लगा देंगे और उसका भी टॉर्क ले लेंगे, काम खत्म। तो यहाँ पर टॉ इक्वल टू एक रिलेशन होता है dl अपॉन dt, और ये होता है। और आप इम्पल्स भी निकाल सकते हैं, एंगुलर इम्पल्स। तो आपका एंगुलर इम्पल्स जो आएगा वह क्या होता है, इसको देखिए। तो एंगुलर इम्पल्स अगर निकालना है तो आप कर सकते हैं, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होगा, और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए टॉ dt। और एक्शन रिएक्शन पेयर, कोई भी इंटरनल फोर्स का टॉर्क नहीं होगा, क्योंकि वह एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है। और एक्शन रिएक्शन कोई चीज पेयर बना रहा है तो वह एक लाइन के लॉन्ग एक्शन रिएक्शन पेयर लगता है, जैसे इधर एफ लगा और इधर एफ, तो इसका किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क आपका जीरो आएगा। इसलिए इंटरनल फोर्स का हमेशा टॉर्क क्या लेंगे, जीरो लेंगे। और ये आपका रिलेशन है। अब ये रिलेशन इनर्शियल फ्रेम में लागू होता है। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो यहाँ टॉर्क तो लेंगे ही फोर्स का, और स्यूडो फोर्स का भी टॉर्क ले लेंगे, और स्यूडो फोर्स को सेंटर ऑफ मास पर लगा देंगे। ये इक्वेशन है। मेन क्या है कि अपन को निकालना पड़ेगा कि टॉर्क कैसे निकालते हैं। तो टॉर्क निकालेंगे तो हमारा r क्रॉस f होगा। उसी प्रकार अगर एंगुलर मोमेंटम आप निकालना चाहते हैं तो उसमें आपको हो जाएगा r क्रॉस mv हो जाएगा। तो दोनों का फंडा एक ही होगा डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या। तो वह जो है फंडा आपको कैसे निकालना है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे कोई अगर बॉडी है, अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर कोई प्रोजेक्टाइल पाथ पर पार्टिकल जा रहा है और इस पर आपको टॉर्क निकालना है। तो ये मैक्सिमम हाइट पर है, तो यहाँ से mg इधर लग रहा है और इधर आपका इसकी वेलोसिटी होगी। यहाँ से अगर आपने u से फेंका, एंगल थीटा है, तो यह वेलोसिटी u cos थीटा होता है। तो एक तो है कि डायरेक्शन कैसे निकाले, तो दाहिना हाथ तुम्हारे साथ, और टॉर्क इक्वल टू r क्रॉस f होता है।
तो यहाँ O के अबाउट निकालना है तो यहाँ से मिला दीजिएगा, तो यह वेक्टर R होगा, और यह वेक्टर R होगा तो दो वेक्टर के बीच का एंगल जो है हम टेल टू टेल मापते हैं, तो इसको थोड़ा सा आगे प्रोसीड कर देंगे, तो यह एंगल हमारा इनके बीच का एंगल होगा। और यह R क्रॉस F, दाहिना हाथ तुम्हारे साथ R के लॉन्ग रखो नाखून को, और पाम को फेस करो MG के डायरेक्शन में, मुट्ठी बांधो, तो इनटू द पेज आ गया। अगर यह XY प्लेन में है तो माइनस के कैप डायरेक्शन हो जाएगा, और यह R क्रॉस F कर रहा है तो यह R हो गया, और आपका ये MG है इधर, तो ये एंगल होगा। एक और तरीका होता है फोर्स इंटू फोर्स R, इसके पैरेलल यहाँ से लाइन खींच दीजिए और इनके बीच का सेपरेशन निकाल दीजिए, इसको फोर्स आर्म कहते हैं, या इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह डिस्टेंस आपको पता है रेंज का हाफ होता है, तो आपको टॉर्क आराम से निकल जाएगा mg r/2, काम खत्म, ये टॉर्क हो जाएगा। और माइनस के कैप XY प्लेन में है तो माइनस के कैप या क्रॉस दे दीजिए, इससे भी काम चल जाता है। और उसी प्रकार एंगुलर मोमेंटम का निकालना है तो R क्रॉस mv होता है, तो एंगुलर मोमेंटम भी निकाल लेते हैं, इसका डायरेक्शन वही काम करना है। अब ये R आपका सेम है और mv ऐसे है, तो पाम फेस कर देंगे इधर मुट्ठी बांध के, तो माइनस के कैप आ गया इसमें भी, और वह माइनस के कैप आएगा, मैंने XY प्लेन में है तब माइनस के कैप कहेंगे, या तो क्रॉस तो हमेशा कह सकते हैं, और इसमें भी वही लगा सकते हैं। इसके पैरेलल यहाँ से जिस पॉइंट के अबाउट आपको निकालना है इसके पैरेलल यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए और इनके बीच का सेपरेशन निकाल दीजिए, तो यह सेपरेशन आपको आएगा h के बराबर आएगा। और h का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है, और ये जो है आपका h हो गया, तो आपका एंगुलर मोमेंटम होगा mu cos थीटा इंटू h, और h की फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल्स हम लोग जानते हैं, तो ऐसे एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। कुछ सवाल में आपको 3D में भी पूछा है, तो 3D में पूछेगा तो आप डिटर्मिनेंट्स मेथड क्रॉस प्रोडक्ट का लगा करके उसको बना सकते हैं। और ये सब फार्मूला जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना, सी फ्रेम में जो एंगुलर मोमेंटम होता है, सी फ्रेम में अगर चले गए तो किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम सेम होता है। इस पर भी सवाल आया है जिसको लोग लंबा सोल्व कर रहे हैं, लेकिन वो एक लाइन में हो सकता है। तो सी फ्रेम में एंगुलर मोमेंटम किसी भी पॉइंट के अबाउट सेम होता है। और अगर टॉर्क की भी बात करो, अगर स्यूडो फोर्स कंसीडर करोगे तो टॉर्क भी सी फ्रेम में किसी भी पॉइंट के अबाउट सेम आएगा। दूसरा क्या है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर आप एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं तो वह आपका किसी भी फ्रेम में सेम आएगा, उल्टा है फ्रेम में भी सेम आएगा। और दूसरा क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होगा और सी फ्रेम में जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह सेम होता है। टॉर्क के साथ भी ये सब लागू होगा, परंतु आपको अगर फ्रेम लेना पड़ेगा तो फ्रेम आपको उसमें स्यूडो फोर्स भी कंसीडर करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो हमारा अगर या सेंटर ऑफ मास रेस्ट में, और मान लीजिए कि अगर सेंटर ऑफ मास आपका रेस्ट में आ गया तो ग्राउंड फ्रेम और सी फ्रेम सेम ही हो जाएगा, तो आपको बड़ा मजा आ जाएगा। ग्राउंड फ्रेम में भी ये सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट को लगा सकते हैं। ये आपका एक कॉमन चीज था जिसको जानना जरूरी था। अब क्या होता है कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इस पर भी सवाल बहुत आता है, तो कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो भाई इक्विलिब्रियम की जब बात करोगे तो इसमें नेट फोर्स 0 होगा, यानी Fx के अलोंग फोर्स 0 कर दीजिए, Fy के अलोंग फोर्स 0 कर दीजिए, Fz के अलोंग फोर्स 0 कर दीजिए, और आपका एक तो यह काम होगा। और कोई भी पॉइंट एक चूज कर लीजिए, एनी पॉइंट, और उसके जिस पर ज्यादा फोर्स लग रहा है आलतू फालतू जो अननोन है उसी पॉइंट को चूज कर लीजिए। और यहाँ कहीं पर आपको क्या कर देता है, हिंज कर देता है, तो हिंज ही पॉइंट को चूज कर लीजिए, या कहीं पर बैलेंस रहता है तो वहां पर आपको टेक दिया रहता है तो उसी पॉइंट को चूज करके आप टॉर्क निकालें तो आपको आसान पड़ेगा। और टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल करके 0 कर देंगे, यानी क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल हो जाएगा। अब दूसरा बात क्या है कि इसके बाद जो है फिक्स एक्सिस रोटेशन होता है। फिक्स एक्सिस स्टेशनरी एक्सिस रोटेशन भी कहा जाता है। तो ये फिक्स एक्सिस रोटेशन पर बहुत सवाल आते हैं। तो फिक्स एक्सिस रोटेशन में क्या होता है कि आपको पहले तो टॉर्क एक्सिस के अबाउट निकालना पड़ता है। एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालने का तरीका क्या है कि आप मान लीजिए यह आपका एक्सिस है और आपको इसके अबाउट टॉर्क निकालना है, तो आप क्या करेंगे कि इस पर कोई पॉइंट चूज करेंगे, उसके अबाउट टॉर्क निकाल कर और इधर कंपोनेंट ले लेंगे, ठीक है ना।
दूसरा क्या है कि ये जो है एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना है, और एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालने का यह तरीका हो गया। और कि कोई भी पॉइंट एक्सिस पर ले लीजिए अपने इच्छा से, और उसके बाद टॉर्क निकालकर उसका इस एक्सिस के लॉन्ग, इस लाइन के लॉन्ग आप कंपोनेंट ले ले। और दूसरा बात क्या है, इसका 2 पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई फोर्स अगर पैरेलल लग रहा है ऐसे, तो इस एक्सिस के अबाउट अगर एक्सिस के पैरेलल या फोर्स है तो टाउ एक्सिस यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों आएगा, तो यहाँ से यहाँ मान लीजिए मिला लिए, हम इसके अबाउट टॉर्क निकालते हैं तो आर क्रॉस एफ, अगर यह डिस्टेंस एल है तो इसके पैरेलल यहाँ लोगे तो टाउ आ जाएगा आपका एल एफ आ गया। क्लियर है। अब इसका जो है आप झटका मार भी सकते हैं, ऐसे यहाँ फिक्स करके ऐसे झटका मार करके भी देख सकते हैं। ये टॉर्क हो गया, या आर यह हो गया क्रॉस एफ ऐसे हो गया, या झटका मार लो, जैसे वहां एम भी के डायरेक्शन में झटका मार दो और यहाँ पर एफ के डायरेक्शन में झटका मार दो, ऐसे आएगा, यानी ऐसे। तो यह आ गया, या तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज कह देंगे, और यह डायरेक्शन ऐसे आ गया। अब इसका इधर कंपोनेंट लीजिएगा तो एंगल 90 बन रहा है, तो टाउ एक्सिस 0 क्यों आएगा, क्योंकि टाउ cos 90 0 आ जाएगा। तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो कोई एक्सिस के, अगर मान लो एक्सिस है और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इस एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, तो इसका भी टॉर्क इसके अबाउट 0 आएगा, इस एक्सिस के अबाउट। कारण क्या है, इसी पॉइंट को चूज कर लो, तो आर क्रॉस एफ करो, तो आर और एफ के बीच का एंगल क्या है, 0 है, तो टॉर्क क्या आ जाएगा, 0। और 0 का कंपोनेंट 0 होता है, इस तरह हम कर सकते हैं। अब इसका इक्वेशन क्या होगा, अगर हम इसकी इक्वेशन की बात कर लेते हैं, तो इसकी इक्वेशन की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां आएगा कि इक्वेशन क्या आएगा। तो कोई भी बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो आप उस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालो, उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हम लोग बात कर लेंगे अभी। और फिर टॉ इक्वल टू आई अल्फा लगा दीजिए, यानी टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं उसी एक्सिस के अबाउट आई है और उसी एक्सिस के अबाउट अल्फा है। आई बात समझ में। तो ये हो गया टॉ इक्वल टू आई अल्फा। अब देखिए टॉ इक्वल टू आई अल्फा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब कोई भी अगर एक्सिस है तो टॉ उस एक्सिस के अबाउट आप टॉर्क निकाल दीजिए, उसी एक्सिस के अबाउट आप आई निकाल दीजिए, उसी एक्सिस के अबाउट आप अल्फा निकाल दीजिए। दूसरा बात क्या है कि अगर ये टॉर्क है और यहां पर भी आप टाउ एक्सिस, टॉ एक्सिस जो होगा ये आपको डीएल बाई डी हो जाएगा, ये टॉ इक्वल टू डीएल बाई डी। यहाँ भी चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि टॉ इक्वल टू डीएल बाई डी निकालिएगा तो यह एल उसी एक्सिस के अबाउट लीजिएगा। अब एक्सिस के अबाउट कंपोनेंट लेने में दिक्कत आती है, वह एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस होनी चाहिए बॉडी का। तो प्रिंसिपल एक्सिस मापने का तरीका क्या होता है कि कोई भी बॉडी है, जैसे मान लीजिए कि यह आपने यह एक कोन है और इसका यह एक्सिस है। अब हम देखते हैं कि इसका यह जो है प्रिंसिपल एक्सिस है कि नहीं है। तो आप क्या करो, इसको 2 पाई बाई एन से टर्न करो, रोटेट कराओ, और शेप पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, मास डिस्ट्रीब्यूशन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो यह प्रिंसिपल एक्सिस होगा। एक तो यह मेथड है, इससे सब टेस्ट नहीं होगा, कुछ एक टेस्ट होगा। तो एन का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। तो इसको रोटेट कराओ 2 पाई से, तो कोई को चेक रोटेट कराओगे तो शेप तो वही हो ही जाएगा। तो आप इसको करने का तरीका क्या है कि मान लीजिए कि एन 2 ले लिए, तो ये कितना से रोटेट करेंगे, या मान लो कि एन 6 ले लिए तो हमारा पाई बाई 3 होगा। तो इस एक्सिस के अबाउट आप पाई बाई 3 से रोटेट करा दो, तो शेप में कोई अंतर आएगा, नहीं आएगा। तो ये क्या है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, यह चेक हो गया, करेक्ट। तो यह प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट अगर रोटेशन आपका हो रहा है तो कोई बात नहीं। दूसरा क्या होता है कि उसके सेंटर से एक प्लेन मिरर रख दो, प्लेन मिरर रिफ्लेक्शन। अगर ऊपर वाला का नीचे इमेज हो गया तो वह भी उस प्लेन के परपेंडिकुलर कोई भी एक्सिस लोगे तो वह क्या होगा, वह जो है प्रिंसिपल एक्सिस होगा। जैसे यही मान लीजिए कि रेक्टेंगुलर चीज है, सपोज कीजिए कि यह रेक्टेंगुलर है। अब इसके थोड़ा मोटा मान लो इसको, अगर इसको हम मोटा मान लिए सपोज करो, और यही ले लेते हैं, तो इसमें यह मोटा है, थोड़ा सा मोटा लो। अब इसके सेंटर से एक प्लेन मिरर रख दो, तो ऊपर का इमेज नीचे आएगा ना। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर कोई भी एक्सिस लोगे तो उसके अबाउट वह क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। और वह सेंटर ऑफ मास के हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट टेंसर ऑफ इनर्शिया 0 होता है, जो हायर क्लासेस में होता है। इसीलिए आप कंपोनेंट उस समय एंगुलर मोमेंटम का भी ले सकते हो, प्रिंसिपल एक्सिस पर है तो सब कुछ कर सकते हो जो तेरे सिलेबस में, क्योंकि 3D में जाने पर थोड़ा सा थ्योरी बदल जाता है। तो आप इस बात को आप ध्यान रखना, प्रिंसिपल एक्सिस चेक करने का तरीका है। तो मैं बता रहा हूं, अब टाउ इक्वल टू डीएल बाई डी आ गया,
टाउ एक्सिस के अबाउट होना चाहिए, उसी एक्सिस के अबाउट एल भी होना चाहिए। अब एक्सिस के अबाउट भी एल निकालना है तो क्या करना है, उस एक्सिस पर एक पॉइंट लीजिए और उस पॉइंट के अबाउट एल निकाल लीजिए, और प्रिंसिपल एक्सिस होना चाहिए, आप ध्यान दो तो उसका कंपोनेंट ले सकते हो जब एक्सिस क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस हो, और कंपोनेंट ले सकते हैं। या दूसरा क्या है कि एक्सिस के अलोंग ही आ जाता है मैक्सिमम सवाल में तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम, तो इतना टेंशन नहीं होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, ये टॉ इक्वल टू डी एल बाई डी टी है, तो यहां पर भी वो लगा सकते हैं, डेल्टा एल इक्वल टू टॉ डी टी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टॉ डी टी लगा लीजिए। डेल्टा एल इक्वल टू एक्सिस, यह चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अलोंग द एक्सिस होगा, और यह टॉर्क होगा, तो चेंज इन इम्पल्स है, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, डेल्टा एल ये टॉ डी टी अगर है, अगर डेल्टा एल इज इक्वल टू सिर्फ टॉ डी टी लिखा हुआ है, यानी यह लिखा हुआ आर क्रॉस एफ डी टी, यानी यह इम्पल्सिव फोर्स हो जाएगा। और इम्पल्सिव फोर्स में क्या होता है आपको पता ही है, यह जो है आर टॉ डेल्टा एल चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू लिखा हुआ है आर इंटू एफ डॉट डी टी, और यहाँ इंटीग्रेशन नहीं लगा रहा है, यानी dt टाइम तक ले फोर्स लग रहा है, वह इंपल्सिव है, तो इस केस में नॉन इंपल्सिव फोर्स को नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या, अगर मान लो कि कह रहा है टॉ dt और इसको ऐसे लिखता है इंटीग्रेशन में लिख दिया r क्रॉस एफ डी टी, तो ये जो है ये एक रेंज में हो जाएगा। मान लो ये T1 से T2 कह रहा है, तो ये T1 से T2 चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होगा। आई बात सोचो, तो इंटीग्रेशन कर रहा है माने टाइम इंटरवल है, और ये इंस्टेंट है, एक झटके में लगता है फोर्स, आपको पता ही है। तो ये आपका ये सारा थ्योरी चलते जा रहा है। अब ये पार्टिकल में जाओगे, अब एंगुलर मोमेंटम में कंजर्वेशन प्रिंसिपल होता है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या होता है, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो है, कोई पॉइंट है उसके अबाउट टॉर्क जीरो है, तो उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो ये बात बड़ा अच्छा है कि अगर किसी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो है, तो उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। इनर्शियल फ्रेम होना चाहिए, इनर्शियल फ्रेम में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगता है। अब नॉन इनर्शियल में हम लोग नहीं जाएंगे, नॉन इनर्शियल में अब स्यूडो फोर्स का भी चक्कर लगेगा, तो टॉर्क प्लस स्यूडो फोर्स का टॉर्क अगर जीरो होगा तो उस फ्रेम में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देंगे। लेकिन कहना ठीक नहीं है, कोई पूछता है तो हम लोग बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। और एक्सिस के अबाउट अगर देखो, हो सकता है पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम नहीं कंजर्व हो रहा है, तो वहां से कोई ऐसा एक्सिस होगा जिसके अबाउट टॉर्क जीरो आ रहा होगा, तो उस एक्सिस के अबाउट पार्टिकुलर हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट दो पॉइंट आ गया, एक तो पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हो सकता है नेट टॉर्क जीरो आ गया, तो नेट टॉर्क जीरो आ गया तो उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देंगे। अगर भाई जो ऐसा नहीं हुआ तो वहां देखेंगे कोई ऐसा एक्सिस है जिसके अबाउट टॉर्क जीरो हो रहा है, तो उस एक्सिस के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लोगे। एकदम सीरियस सुनो, एकदम याद करा देंगे, और इसमें सारा पॉइंट्स लिखा हुआ है आपको सीट में। तीसरा पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आप थोड़ा सा देख लीजिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होती है यह मास पर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर डिपेंड करता है कि कोई भी पार्टिकल है तो वहां से परपेंडिकुलर डालिए एक्सिस पर, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मास से बढ़ रहा है तो आपका वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका क्या होगा, पहला पॉइंट, अगर यह पार्टिकल है या एक्सिस है, एक्सिस तो यहां से यहां परपेंडिकुलर डाल दीजिए, आर हो जाएगा, और यह मास m है तो यह इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू mr स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। अब दूसरा क्या है कि अब बहुत से पार्टिकल्स हैं तो सबसे परपेंडिकुलर डाल करके, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एडिटिव नेचर का होता है, ये निगेटिव नहीं होता है, इसलिए डायरेक्ट जोड़ देंगे। सेम एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम ऐड कर सकते हैं। दूसरा क्या है इसमें, दूसरा पॉइंट आपका क्या होगा कि कहीं कहीं पर I इक्वल टू एम के स्क्वायर लिख देता है, तो यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस एक्सिस के अबाउट निकाले, और यह टोटल मास ऑफ बॉडी होगा, और यह के जो होगा रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं इसको। तो रेडियस ऑफ जायरेशन निकालने का भी आपको तरीका मालूम हो गया, रेडियस ऑफ जायरेशन निकालने का आपको मेथड मालूम हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है कि एक होता है इसमें दो आपका थ्योरम होता है जिसको आपको जानना जरूरी है। एक तो होता है आपका, तीसरा पॉइंट देखिए, एक होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो होता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में आप सबसे इंपॉर्टेंट बात करोगे तो यह जिस पॉइंट से गुजरा है, तो यह एक्स एक्स डैश हो गया, यह तुम्हारा वाई वाई डैश हो जाएगा, और यह मान लो कि जेड एक्सिस है। तो ये सिर्फ
वन डायमेंशनल या टू डायमेंशनल बॉडी के लिए लागू होता है, स्फीयर के लिए लागू नहीं होगा, थ्री डायमेंशनल है तो, क्यूब के लिए लागू नहीं होगा, कोन के लिए लागू नहीं होगा, आपको क्यूबॉइड के लिए लागू नहीं होगा, लेकिन थिन रॉड के लिए लागू हो जाएगा, वन डायमेंशनल बॉडी है, रिंग के लिए लागू हो जाएगा, आपका डिस्क के लिए लागू हो जाएगा, रेक्टेंगुलर प्लेट थिन है तो उसके लिए लागू हो जाएगा। यानी टू डायमेंशनल बॉडी के लिए लगेगा, थ्री डायमेंशनल बॉडी के लिए नहीं लगेगा, वन डायमेंशनल बॉडी के लिए भी लागू हो जाएगा। अगर कोई बॉडी इसी के प्लेन में है, इसके प्लेन में ही है, तो यह एक्स वाई प्लेन में है, तो यह प्लेन दो एक्सिस इसके प्लेन में होगा, उनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर देंगे सेम पॉइंट के अबाउट, आई एक्स प्लस आई वाई, और एक एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर है उसके बराबर आ जाएगा। अब ये जो है आपका, ये इसका लिमिटेशन आपको जानना चाहिए। दूसरा होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है भाई? पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो होगा उसको भी हम समझ सकते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में अगर यह एक्सिस है और यह कोई बॉडी है, यह हर एनी बॉडी के लिए लागू हो सकता है, टू डायमेंशनल हो, वन डायमेंशनल हो, थ्री डायमेंशनल हो, सबके लिए लागू होगा। और यह जो है एक बॉडी है और यह जो है इसका सेंटर ऑफ मास है, तो ये इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो यहां से एक एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए और यह एक्सिस चूंकि पैरेलल है तो यह इसके अबाउट आप इसको आईसीएम ले लीजिए और इसके अबाउट आपका आई है। अब यहां से यहां परपेंडिकुलर डाल दीजिए तो यह डी हो जाएगा, तो यह आई हो गया। अब देखो तो यहाँ पर आई इक्वल टू होगा आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर, एम टोटल मास ऑफ बॉडी होगा और डी दोनों एक्सिस के अबाउट का क्या होगा? सेपरेशन। इसीलिए बोला जाता है सेंटर ऑफ मास से जो ए नंबर ऑफ पैरेलल एक्सिस ड्रॉ करो, जो सेंटर ऑफ मास से पास करेगा उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिस्ट होगा, क्योंकि डी जीरो हो जाएगा। करेक्ट। अगला पॉइंट देखिए, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो गया। कुछ ऐसे शेप है इनका इस्तेमाल करके हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो कुछ शेप है जिनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें याद रहनी चाहिए। जैसे कोई एक दो पॉइंट भी याद रखिए कि अगर कोई चीज सेंटर के अबाउट सिमेट्री है तो उसके प्लेन में जो भी एक्सिस ड्रॉ कीजिएगा उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। और दूसरा क्या होगा, ये चीज आप याद रखना कि अगर कोई बॉडी सेंटर के अबाउट सिमेट्री है तो उसके प्लेन में वहां से, जैसे स्फीयर है, आपका रिंग है, आपका डिस्क है, या सेंटर के अबाउट सिमेट्री है तो उसके प्लेन में जो भी एक्सिस ड्रॉ कीजिएगा उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? सेम आएगा। तो स्क्वायर है, रेक्टेंगल नहीं है, सेंटर के अबाउट सिमेट्री। तो आप देखिए यहाँ पर अब जो दो बात कुछ शेप है, जैसे रिंग है, तो ये रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर। अब इसके प्लेन में चले जाओगे तो ये देखो सेंटर के अबाउट सिमेट्री है तो किसी के अबाउट हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाने से डायमीटर के अबाउट आ गया, ये रिंग हो गया, ये रिंग है। अब इसके बाद आपका डिस्क है। अब डिस्क जो है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर देखिएगा तो ये जेड एक्सिस माने इसके प्लेन के परपेंडिकुलर आता है एम आर स्क्वायर बाई टू आई जेड। और ये भी सेंटर के अबाउट सिमेट्री है तो कोई भी एक्सिस डायमीटर के लॉग होगा तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगी वह परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाइएगा तो एम आर स्क्वायर बाई फोर होगा। डिस्क हो गया। आप देखिए आपके पास थिन रॉड है, जैसे यही रॉड है और इसके सेंटर से जो एक्सिस पास कर रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट तो जीरो हो जाएगा क्योंकि तो टोटल मास एक्सिस पर होगा, और इसके अबाउट इसका होगा एम एल स्क्वायर बाई 12। आप देखिए, और इसके एंड से जो गुजरता है इसको भी याद रखिए, इस पर बहुत सवाल आ रहे हैं आजकल। तो जो एंड से गुजर रहा है उसको भी याद रखिए, इस एक्सिस के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 3 होगा। अगला होगा आपका एक रेक्टेंगल है, तो यह रेक्टेंगल जो है ना, यह प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, यह आपका एक्सिस सिमेट्री है। तो कोई भी चीज अगर एक्सिस सिमेट्री है तो याद करने का भी, ये एल है और यह बी है, तो एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो एक्सिस को पॉइंट कर दीजिए और एक्सिस को पॉइंट कर लो और तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। तो जैसे ही इस एक्सिस को पॉइंट करोगे एक बी लेंथ का रॉड बन जाएगा और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम बी स्क्वायर बाई 12 होता है। फिर एक्सिस के परपेंडिकुलर इसको दबाओ तो एक रॉड बन जाएगा और वह रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो आएगा क्योंकि सारा मास किस पर आ जाएगा, उस एक्सिस पर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिख सकते हैं, जिसको क्रॉस कर रहा है वह एम बी स्क्वायर बाई 12 होगा और यह सेंटर है। अब ये जो होगा इसके अबाउट होगा एम एल स्क्वायर बाई 12 और जेड एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दो तो आई जेड हो जाए, ये तो एक्स हो गया और यह हो गया वाई, तो आई जेड हो जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई कर लेंगे। और अगर यही स्क्वायर होगा तो उसके लिए एल और बी बराबर हो जाएगा
और स्क्वायर के केस में एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको देखना होगा, यह स्क्वायर अगर है तो यह स्क्वायर है, तो यह एल है, यह भी एल है, यह भी एल है, यह भी एल है। तो सेंटर से जो भी एक्सिस पास करेगा, सेंटर से जो भी एक्सिस पास करेगा, इसके बाद आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, सेम आएगा। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा, सेंटर से जो भी एक्सिस पास कराओगे। अब ये इसके बाद आपका स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लीजिए। ये सॉलिड स्फीयर है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का है तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा यहाँ पर 2/5 mr²। और आपको हॉलो स्फीयर का देख लो तो हॉलो स्फीयर का होगा आपका सेंटर से गुजरता हुआ एक्सिस के अबाउट 2/3 mr²। यह सेंटर से जो एक्सिस गुजर रहा है उसके बाद यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आ गया। और सॉलिड स्फीयर हो गया, यह हॉलो स्फीयर है, याद रखना है। एक होगा हॉलो कोन, हॉलो कोन का देखो तो यह हॉलो कोन है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगी इसके अबाउट mr²/2 होगा। और एक होगा हॉलो कोन हो गया। अब सॉलिड कोन देखो, सॉलिड कोन का क्या होता है, तो सॉलिड कोन का इसके अबाउट 3/10 mr² हो जाएगा। और इतना चीज हमें याद हो गया। अब क्यूब का भी निकाल सकते हो या क्यूबॉइड का। तो क्यूब जो है ना, क्यूब माने कोई क्यूब है और एच हाइट है माने LBH है, तो एच के पैरेलल सेंटर से गुजरता हुआ एक्सिस, तो उसको दबा दो तो क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगुलर प्लेट बन जाएगा। नहीं बन जाएगा, सॉरी क्यूबॉइड होगा तो बन जाएगा। जैसे LBH का क्यूबॉइड है तो तुम क्या करो, एच के पैरेलल सेंटर से गुजर रहा है तो एच वाला को दबा दो तो एक्सिस पॉइंट हो गया। अब क्या बन गया, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m/12 L² + B² हो जाएगा। क्यूब होगा और आसान है कि वह स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह आप कर सकते हैं और सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको रटवा दिए हम। अब इसके बाद आपको टॉर्क सवाल कैसे बनाएंगे, तो सवाल में जैसे आपको यहाँ पर देखिए, अगर ये एक पुली है, यह पुली है और इससे मास लटका हुआ है, जैसे यहाँ पर एक मास लटका हुआ है m1 और यहाँ से एक मास लटका हुआ है m2। ओके, अब देखिए तो यह m1 लटका हुआ है, यहाँ से m2 लटका हुआ है, तो ये पुली में रस्सी चिपका हुआ रहता है, इसीलिए इनके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, इसीलिए उसको निकाल नहीं सकते, इसीलिए दोनों ये टेंशन वेरी करेगा। तो इधर T1 होगा तो यहाँ भी T1 हो जाएगा, इधर T2 होगा तो इधर भी T2 हो जाएगा। ओके, अब क्या होगा कि मान लो कि तुम्हारा m1 बड़ा है m2 से, तो यह अगर a एक्सलेशन से इधर जाएगा तो यह भी a एक्सलेशन से इधर जाएगा और ये रोटेट करेगा, मान लो कि रोटेट कर रहा है अल्फा से, ठीक है ना। अब क्या करना है कि बेसिक वाला मेथड होगा, इधर लग गया m1g, तो एक इक्वेशन हो जाएगा m1g - T1 = m1a, m1a। दूसरा क्या हो जाएगा कि ये जो है आपका यहाँ पर होगा T2 माइनस m1g m2g, m2g इधर लग जाएगा m2g, तो = होगा m2a। ऐसा हो गया, यह आ गया आपका m1g - T1 m1a हो गया, T2 - m2g m2a हो गया। और देखो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर अगर ये हो गया, अब इस पर चल जाओ तो ऐसे रोटेट करेगा, झटका मारोगे तो ऐसे रोटेट करेगा पुली, और पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मान लो। अगर यह सिलिंड्रिकल पुली है तो सिलेंडर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग लिखे नहीं थे। हॉलो अगर सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, इसके अबाउट निकालना है तो mr²/2, इसके अबाउट निकालोगे तो यह mr² होगा, हॉलो है तो, हॉलो है तो। और सॉलिड होगा तो इसके अबाउट क्या हो जाएगा, mr²/2 हो जाएगा। और इसके अबाउट इसका हो जाएगा mr² प्लस ml²/12। और यही सॉलिड होगा तो यह mr²/2 हो जाएगा और यह भी mr²/2 हो जाएगा, क्योंकि इसका भी टर्कू लोगे तो रिंग बन जाएगा। जैसे अगर यह सिलेंडर होता तो इसका टर्कू सॉलिड सिलेंडर लेते तो टर्कू क्या आ जाता, डिस्क आ जाता, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 ले सकते। यह किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ले सकते हैं। अब क्या है कि ये इक्वेशन हो गया। अब टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट लिख लो तो इसका आएगा, देखो यहाँ इसके पैरेलल लाइन खींचो तो T1r माइनस इसका देखो ये झटका मारो तो उल्टा घुमाएगा तो T2r = I अल्फा कर देंगे। अब किसी पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालना है तो कोई फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर निकालिएगा, जैसे लाइक एक्सेलरेशन,
तो दो एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि हर पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पर चलेगा जिसका सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन पर होगा। तो एक तो आर अल्फा होगा और एक एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर होगा। कहीं भी यहां पर भी होगा तो यहां भी होगा तो यह एक सर्कुलर पाथ पर चलने वाला है, यहां पर भी होगा तो यह एक सर्कुलर पाथ पर चलने वाला है। तो इसका एक्सेलरेशन इधर हो जाएगा आर अल्फा और सेंटर की ओर हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। काम खत्म। इधर क्या आ गया आर अल्फा और सेंटर की ओर आर ओमेगा स्क्वायर। और अलोंग द स्ट्रिंग एक्सेलरेशन का कंपोनेंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर आर अल्फा है और यहाँ ए है, तो एक रिलेशन हो जाएगा ए इक्वल टू आर अल्फा। और वेलोसिटी किसी भी पॉइंट का निकालना है तो आर ओमेगा होगा। वेलोसिटी क्या होगा आर ओमेगा, क्योंकि वह सर्कुलर पाथ में कोई भी पार्टिकल चलता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है आर ओमेगा होती है। ओके, ये चीज आपका है। अब ये तो एक बेसिक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन, इसी सवाल को आप दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। लाइक अगर देखा जाए तो सपोज कीजिए कि यह पुली है, हाँ, यहाँ वर्क निकालना है तो ये टेंशन के द्वारा तो वर्क डन जीरो होता है। और कोई भी वर्क निकालना है तो वर्क हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा। जब ये तब लगाओगे जब टाउ और ओमेगा क्या हो, बोलो पैरेलल हो। टाउ और ओमेगा पैरेलल हो, ओमेगा है या ऐसे लिख लीजिए। दूसरा वर्क इक्वल टू माइनस टाउ डी थीटा, जब टाउ और ओमेगा एंटी पैरेलल हो। टाउ और ये जो ओमेगा है वह एंटी पैरेलल है, ठीक है। तो यह वर्क आ गया, ठीक है ना। टॉ डी थीटा, तो टाउ और ओमेगा पैरेलल होगा और ओमेगा इक्वल टू टॉ डी थीटा माइनस टॉ डी थीटा होगा, जब ओमेगा और टॉ क्या होगा एंटी पैरेलल होगा। दूसरा क्या है कि इसमें आप वर्क हो गया, पावर निकालना है, कभी कभी पावर भी पूछ देता है, तो इसको टॉ डॉट ओमेगा कर दीजिएगा, काम खत्म। ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा, कोई बॉडी अगर ऐसे ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो ऐसे रोटेट कर रहा है तो यह होगा, ठीक है ना। दाहिना हाथ से करना है, ऐसे रोटेट कर रहा है तो ऐसा हो जाएगा। अगला क्या है, आप इतनी बात समझ गए। अब इसी सवाल को आप एनर्जी से भी बना सकते हैं, सब चीज सीख लेना है या एनर्जी से भी सीख लो। तो यह m1 था और यह m2 है, तो ये इधर जाएगा x से गया तो यह ऊपर गया होगा x से, तो ये लॉस करेगा पोटेंशियल एनर्जी नेट m1gx माइनस m2gx, यह गेन कर रहा है और ये नीचे आ रहा है तो लॉस कर रहा है। और इजिकल टू इसकी वेलोसिटी अगर v है, इसकी वेलोसिटी v है और इसकी वेलोसिटी किसी इंस्टेंट t पर ओमेगा है x जाने के बाद, तो इजिकल टू हो जाएगा हाफ m1 v स्क्वायर प्लस होगा हाफ m2 v स्क्वायर प्लस होगा हाफ i ओमेगा स्क्वायर। और v को क्या कर दोगे, यहाँ का वेलोसिटी देखो तो यह ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो इधर वेलोसिटी होगा आर ओमेगा, या v इक्वल टू होगा आर ओमेगा। ये सारी चीजें अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद अपन इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो dx बाई डी टी किसकी, x इसकी है तो dx बाई डी टी हमारा हो जाएगा आपका v हो जाएगा। और आप देखो डी ओमेगा बाई डी टी की जरूरत पड़ा तो वह अल्फा हो जाएगा, और dv बाई डी टी की अगर कहीं आ गया तो ये dv बाई डी टी ए हो जाएगा और v इक्वल टू आर ओमेगा, उसी तरह a इक्वल टू आर अल्फा इस्तेमाल हो सकता है। तो इस तरह हम एनर्जी भी लगा सकते हैं। अब इम्पल्स की बात करोगे तो इम्पल्स की अगर बात किया जाए तो देख लीजिए, इम्पल्स की बात अपन कर लेते हैं। तो इम्पल्स में अगर बात करोगे तो इम्पल्स से इस सवाल को कैसे डील करेंगे, तो इम्पल्स के अनुसार अगर इस सवाल को हम डील करें तो आप कर सकते हैं आराम से। यहाँ पर आपका यह है और यह है यह, ठीक है ना। तो ये m2 है या m1 है। अब देखिए ये नीचे जा रहा है, टेंशन के कारण तो इंटरनल फोर्स से कुछ नहीं होने वाला है, तो ये m1g इधर लग रहा है और इधर लग रहा है m2g। अब इसके अबाउट आप टॉर्क ले लो, तो उसके अबाउट टॉर्क लोगे तो m1g r आएगा, m1g r, और इसका ये जो है इधर है, देखो झटका मारो इधर, और इसका m2g इधर लगेगा ना, तो ये जो उल्टा पैदा करेगा क्योंकि इसका m2g नीचे लगेगा, तो यह होगा माइनस m2g r, टॉर्क आ गया r, और ये टॉर्क कांस्टेंट आ रहा है m2g r, ये कांस्टेंट आ रहा है इनटू टाइम कर दो क्योंकि इनका तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, टाइम इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इसी पॉइंट के अबाउट लोगे, तो इस पॉइंट के अबाउट कैसे लोगे बोलो, तो यह हो जाएगा आपका एंगुलर मोमेंटम, इसका हो जाएगा क्या, इसकी वेलोसिटी इधर भी है, इसकी वेलोसिटी भी इधर है और इसका इधर ओमेगा है, तो इसके पैरेलल यहाँ से लाइन खींचोगे तो आर आएगा, तो यह हो गया m1 भी आर, और इसका तो वेलोसिटी ऊपर ही है तो ये भी उसी डायरेक्शन में आएगा, देखो तो आएगा ना, इसका देखो ऐसे आएगा,
ये तो ऐसे, और ये जो है देखो ऐसे इस पॉइंट से इधर पॉइंट आर तुम्हारा किधर हो जाएगा, ये आर हो गया, और यह ऐसे दोनों एक ही डायरेक्शन में भी आ रहा है, ध्यान दो सभी समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे ऐसे तो यह m1 भी आर प्लस m2 भी आर, ये एंगुलर मोमेंटम में चेंज लिख रहे हैं क्या, और इसका हो जाएगा आई ओमेगा, और इनिशियल क्या था इतना माइनस इनिशियली 0 था, तो इससे बहुत अच्छा से आप v इक्वल टू आर ओमेगा भी लगाकर ओमेगा निकाल सकते हैं आसानी से, टाइम का फंक्शन। और इसके बाद सवाल को हम लोग डील कर सकते हैं। अब इसमें जो बात होगी वह इम्पोर्टेंट क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है, वह पॉइंट आपको समझाना चाहता हूँ कि ये तो तीनों मेथड से आपको सवाल बन गए। अब यह मेथड जैसे हमने इम्पल्स भी लगा लिया, एनर्जी भी लगा लिया, और क्या कर लिया, तीसरा आपको जो हमको काम था हमने कर लिया। अब जो बात आएगी वह है कि फिक्स एक्सिस रोटेशन में हम लोगों ने अच्छा काम कर लिया, फिक्स एक्सिस रोटेशन में हमको और काम करने की जरूरत नहीं है। अब क्या है कि यहाँ पर एक चीज है कि ये रॉड है अगर, और कोई चीज आकर टकरा रहा है यहाँ पर, और इसकी मास m0 है, v0 है, और इसका मास m है, और लेंथ क्या है l, और यहाँ हिंज है, तो ओमेगा क्या आएगा इसमें। तो पहला पॉइंट क्या करना है, ये टकराएगा तो इधर एफ डी टी लगाएगा, और यह इस पर एफ डी टी इधर लगा देगा, ठीक है। अब जो बात है ये एंगुलर मोमेंटम, इस पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दीजिए, क्योंकि हिंज फोर्स लगेगा यहाँ पर, तो मोमेंट लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जब यहाँ से 12/3 पर किसी तरह का कॉलिजन हो, और यहाँ से 12/3 पर जब कॉलिजन होता है तो यहाँ हिंज फोर्स 0 हो जाता है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाता है, तो मोमेंटम कंजर्व हो जाता है। जनरली आदमी बोलता है कि नहीं रहता है, लेकिन हो जाता है, ये तो मैंने देखा है। अब क्या है कि एंगुलर, लेकिन इक्वेशन उससे नहीं बनाएंगे, तो इसके बाद एंगुलर मोमेंटम शुरू में क्या होगा, m0 v0, इसके बाद इनटू ये डिस्टेंस l, और यही होगा, और बाद में क्या हो जाएगा, यह ओमेगा से नाचने लगा और इसकी वेलोसिटी v हो गई, तो इसका हो जाएगा m0 vl, और इसका आई ओमेगा, ये कैसे रोटेट करेगा ऐसे, तो इसी एक्सिस के अबाउट हम कर रहे हैं, तो वह होगा ml²/3 ओमेगा हो गया क्या, और आई ओमेगा हो गया, और हाफ हो गया, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दिए। अब क्या करोगे, दूसरा स्टेप क्या होगा, एक तो हो गया कि आप उस पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दीजिए, एक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फार्मूला लगा दीजिए। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फार्मूला कैसे लगेगा, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जैसे हम फार्मूला लगाएंगे, तो इसको देखिए, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फार्मूला E इक्वल टू होता है माइनस, और इस पॉइंट का फाइनल वेलोसिटी होगा एल ओमेगा, और उसका माइनस v अपॉन होगा इस पॉइंट का 0 और माइनस v0, ऐसा कुछ कर सकते हैं। और ई इलास्टिक कोलिजन होगा तो E1 ले लेना, काम हो जाएगा। अब दूसरा क्या है कि ये रॉड है, ये रॉड है, और यहाँ देखो अगर बात करनी है तो समझिए, तो इस पॉइंट पर ये रॉड है, और ये बॉल है, और यह m0 था v0, ये स्टिक कर गया यहाँ जाकर, क्या कर गया स्टिक, अगर ये चिपक गया तो चिपकने के बाद क्या हो जाएगा, ये चिपकने के बाद क्या होगा कि शुरू में m0 एक ही लाइन में सवाल बन जाएगा, m0 v0 l हो गया, और बाद में ये चिपक गया तो आई ओमेगा, साथ साथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा चलेगा, और आई को हम लोग क्या कर सकते हैं, ml²/3 लिख सकते हैं, है प्लस इसका हुआ, ये किसका हुआ, रॉड का, और क्या हो सकता है वह देखिए, इस रॉड का हुआ प्लस इस छोटा मास का होगा m0 l², करेक्ट, सही है। अब आई ओमेगा तो ये सवाल पूछ सकता है, इसमें टाइम कम लग रहा है। दूसरा क्या होता है कि कहीं पर भी अगर अल्फा 0 है तो थीटा ओमेगा टी ले लेना सर, और ये अल्फा अगर कांस्टेंट है, मैंने फिक्स एक्सिस रोटेशन में क्योंकि सर्कुलर पाथ पर चल ही रहा है पार्टिकल, तो अल्फा कांस्टेंट है, तो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, जैसे वहां होता था काइनेमेटिक्स में, और ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी कर देना, जो करना होगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा कर देना, ठीक है ना। अब लिखो रोलिंग मोशन, अब 3 एक्सिस रोटेशन, रोलिंग और 3 एक्सिस रोटेशन, रोलिंग और
और फ्री एक्सिस रोटेशन, रोलिंग और फ्री एक्सिस रोटेशन हम देखेंगे। रोलिंग और फ्री एक्सिस रोटेशन क्या होगा, इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो रोलिंग या फ्री एक्सिस रोटेशन में क्या होता है, यहाँ पर जो है बॉडी जो है चलता फिरता रहता है, इसका एक्सिस फिक्स नहीं रहता है। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से तुम लोग सवाल मत बनाना क्या करना है, सिंपल सा कि टोटल मास को सेंटर ऑफ मास पर कंसंट्रेट कर दो, और जैसे लगाते हैं न्यूटन्स लॉ काइनेमेटिक्स का रिलेटिव मोशन का इक्वेशन वह कर दो। दूसरा क्या करना है कि फिर सेंटर ऑफ मास को फिक्स कर दो और रोटेटिव मोशन लगा दो, और इन दोनों का इफेक्ट ले लो। क्या क्या करना है कि हम लोग टोटल मास को सेंटर ऑफ मास पर कंसंट्रेट मान और ट्रांसलेटिव मोशन का कंसेप्ट लगा दे। उसके बाद तुमको क्या करना है कि सेंटर ऑफ मास को फिक्स कर दो, हिंज कर दो, और रोटेटिव मोशन का कंसेप्ट लगा दो, और उसके बाद कोरिलेट कर लो, क्या हो जाएगा। जैसे आपको मैं इसमें भी क्या क्या होगा, तो यहाँ पर होगा ए फिजिकल टू एम एस सी एम लगा देंगे टोटल मास को सेंटर ऑफ मास पर कंसंट्रेट करके, और टॉ इक्वल टू आईसीएम क्या लगा देंगे, आईसीएम अल्फा सेंटर ऑफ मास के बाद टॉर्क निकाल कर, और टॉर्क निकाल कर, ठीक है ना। और यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम अगर लिखना है तो यह होगा आर क्रॉस एम वी सी एम प्लस आईसीएम ओमेगा। यानी तुमको क्या करना पड़ेगा, जिस पॉइंट के बाद निकालना है उसके लिए टोटल मास को पार्टिकल मान लो सेंटर ऑफ मास पर, आर क्रॉस एम वी सी एम लगा दो, अब फिर क्या कर दो आईसीएम ओमेगा कर दो, सेंटर ऑफ मास के बाद रोटेशन जो हो रहा है ओमेगा से उसे एल निकाल लेंगे। यहाँ पर भी टॉ इक्वल टू आपको डीएल बाई डी टी लगेगा, यहाँ भी टॉ इक्वल, यहाँ सेंटर ऑफ मास के बाद लोगे तो ये आर क्रॉस एम वी सी एम ऐसे ही जीरो हो जाएगा। तो आर क्या है, सेंटर से देखना है, लेकिन फॉर्मूला भी पूछ सकता है तो इसको ध्यान रखना होगा। दूसरा क्या है कि ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आईसीएम जो होना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग होना चाहिए ये आईसीएम, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ, नहीं तो सिलेबस के बाहर चला जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट होना चाहिए आईसीएम। अब देखो टाउ इक्वल टू डीएल बाई डी टी लगा देना, यहाँ भी लगा सकते हो डेल्टा एल इक्वल टू इंटीग्रेशन टॉ डी टी, ठीक है ना। और डेल्टा एल इक्वल टू यहाँ भी लगा सकते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे आर क्रॉस एफ डी टी, ठीक है। और यहाँ पर भी, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम थोड़ा लिखने में दिक्कत आती है बच्चों को, तो यह हो जाएगा, और डेल्टा एल अगर है और टॉ डी टी सिर्फ लिख रहा है, इसका मतलब आप समझिए ये जो है आर क्रॉस इम्पल्सिव है, यहाँ नॉन इम्पल्सिव इग्नोर कर देंगे, आर क्रॉस एफ डी टी ये भी हो सकता है, काम हमारा हो जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत। जैसे इस पर हम थोड़ा सा, एक होता है प्योर रोलिंग, ये एक होता है प्योर रोलिंग, तो आपका जैसे प्योर रोलिंग कोई कर रहा है लाइक दिस, यही बॉडी अगर प्योर रोलिंग कर रहा है, कोई राउंड बॉडी है, राउंड बॉडी पर ही जनरली पूछेगा क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है, तो राउंड बॉडी है, और तो राउंड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पहले लिख लेंगे आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, अगर यह स्क्वायर होगा तो आई इक्वल टू एम के स्क्वायर में आपका अगर स्क्वायर हुआ तो ये क्या हो जाएगा, के आ जाएगा, के स्क्वायर आ जाएगा कितना 2/5 आर स्क्वायर के बराबर, ऐसे देख लेंगे। अगर मान लो कि ये सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर एक किसी ने फोर्स लगा दिया एफ, ओके, तो पहले तो क्या करोगे टोटल मास को, तो यहाँ पर फ्रिक्शन भी लग सकता है, तो ये यहाँ पर क्या होता है जब प्योर रोलिंग या रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग रहेगा तो ये सरफेस में का पॉइंट जो है फिक्स रहेगा, यानी ये जो है स्लिप नहीं करेगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जीरो से लेकर उसकी वैल्यू जीरो से लेकर म्यू एस एन के बराबर होता है, तो फ्रिक्शन जीरो भी हो सकता है, करेक्ट। तो यहाँ पर फ्रिक्शन क्या लगेगा, स्टैटिक, या स्लिप नहीं करेगा प्योर रोलिंग के केस में। प्योर रोलिंग या रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, इसमें बहुत दिक्कत आती है बच्चा का। अब पहले टोटल मास को, यहाँ मान लो कि फ्रिक्शन आगे लग रहा है, अगर फ्रिक्शन पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा, फ्रिक्शन अगर पॉजिटिव आ गया तो इधर लगेगा फोर्स के पर ले, अगर निगेटिव आ गया तो अपोजिट लग जाएगा। तो ये तो इक्वेशन टोटल मास को सेंटर ऑफ मास पर कंसंट्रेट कर दिया, तो एफ प्लस एफ इक्वल टू टोटल मास इंटू एसीएम हो गया, और दूसरा क्या होगा सेंटर ऑफ मास को फिक्स कर दो, तो यह ऐसे जाएगा मान लो अल्फा से, तो इधर चूंकि एसीएम हमने मान लिया इधर, तो इस पॉइंट का नेट एक्सलेशन अलोंग द सरफेस जीरो होना चाहिए, तो ये तीन एक्सलेशन एसीएम, यहाँ पर एक तो सेंटर ऑफ मास के कारण इस पॉइंट का एक्सलेशन होगा, और सेंटर ऑफ मास के रोटेट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इसकी दो एक्सलेशन होगी, क्योंकि उसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, एक आर ओमेगा स्क्वायर और एक आर अल्फा,
और ग्राउंड के फ्रेम में जब आइएगा, यानी इसके फ्रेम में जब आइएगा, तो क्या हो जाएगा, एक सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऐड भी करना पड़ेगा। यानी किसी भी पॉइंट का अगर एक्सेलरेशन निकालना है क्या इनर्शियल फ्रेम में या ग्राउंड फ्रेम में, तो एक तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ले लेंगे, एक आर ओमेगा स्क्वायर ले लेंगे और एक आर अल्फा ले लेंगे और तीनों का रिजल्टेंट निकाल देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर एसीएम तो पहले से ले लिए और ये रोटेट कर रहा था, आर अल्फा इधर होगा, आर अल्फा इधर हो गया और इधर आप कर सकते हो आर ओमेगा स्क्वायर सेंटर क्यू, सर्कुलर पाथ पर चलेगा तो यहाँ पर अलोंग द सरफेस एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, तो सरफेस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन यहाँ का जीरो होता है अलोंग द सरफेस, तो यह एसीएम आर अल्फा के इक्वल आएगा। सही है, जीसीएम आर ओमेगा के बराबर आ जाएगा, जीसीएम इक्वल टू आर ओमेगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट का अगर वेलोसिटी निकालोगे तो अगर इधर है वीसीएम, तो एक तो इधर हो गया वीसीएम और रोटेटिव मोशन के कारण आर ओमेगा पीछे हो जाएगा, तो वीसीएम इक्वल टू आर ओमेगा होगा क्योंकि यहाँ का वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है। ये चीज अपन कर सकते हैं और इनको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क ले लो, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अल्फा चूंकि ऐसे माने हैं तो वह होगा एफ एक्स और माइनस एफ आर इजिकल टू एम के स्क्वायर अल्फा, आईसीएम अल्फा हो गया। और इसके बाद अबाउट अब इसको सोल्व करोगे तो फ्रिक्शन का एक फार्मूला राउंड बॉडी के लिए आ जाता है, याद कर जाए तो फायदा है। यह होता है एफ इंटू आर एक्स माइनस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इससे डायरेक्ट फ्रिक्शन का फार्मूला आ गया, यह देख सकते हो। अगर ये पॉजिटिव आ सकता है, जीरो भी आ सकता है और जो भी आ सकता है, और एक डिस्टेंस है किससे, सेंटर से ऊपर है, फोर्स लगा है तो क्या आएगा, पॉजिटिव एक्स लेंगे, अगर सेंटर से नीचे लगा रहता तो निगेटिव ले लेते। क्लियर हो गया? अब देखिए नेक्स्ट चीज जो होगा, इतना फ्रिक्शन का फार्मूला हो गया एफ इंटू आर एक्स माइनस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब देखो सबसे अधिक सवाल जो पूछता है ना, इस पर पूछता है अगर इंक्लाइन प्लेन पर प्योर रोलिंग हो रहा है तो, अगर यह इंक्लाइन प्लेन है और इस पर प्योर रोलिंग होने लगा है, तो इस इंक्लाइन प्लेन पर प्योर रोलिंग हो रहा है ये, तो क्या करोगे, तो एक तो है कि यह एंगल थीटा है, ठीक है, तो अगर यह प्योर रोलिंग कर रहा है तो ये क्या करेगा, वहां से ऊपर से नीचे आएगा, अगर यह एच है तो लॉस कितना करेगा, एम बी एच, और गेन करेगा हाफ एम जीसीएम स्क्वायर आप प्लस हाफ बोलो आईसीएम ओमेगा स्क्वायर, और ये करेगा क्या, एम जी एच इक्वल टू हाफ एम बीसीएम, बीसीएम आर ओमेगा के बराबर होगा, प्योर रोलिंग हो रहा है बीसीएम आर ओमेगा के बराबर होगा। और यहाँ फ्रिक्शन भी निकाल सकते हो, फ्रिक्शन दूसरा क्या है कि अगर अल्फा, अगर यहाँ पर इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होगी तो यहीं से इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करेगा, तो यहाँ पर एक एसीएम निकालना भी पड़ सकता है, तो इधर अगर एसीएम है तो अल्फा किधर होना चाहिए, ऐसे, तभी तो आर अल्फा इधर होगा और इधर एसीएम होगा, है? तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट फिक्स एक्सिस रोटेशन मानते हैं हम लोग, तो सिर्फ एम जी साइन थीटा इधर लगेगा और एक नॉर्मल एक्शन यहाँ से पास करेगा, इसका कोई रोल नहीं है, और इधर एम जी कॉस थीटा होगा, इसका भी कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पर अगर बात करोगे तो यह आर हो गया, और यहाँ से अगर बात किया जाए तो यह होगा एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा और इंटू आर कर लो, एम जी साइन थीटा इंटू आर इज इक्वल टू इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकाले ना, और का तो टॉर्क आएगा नहीं, तो एम जी साइन थीटा इंटू आर इक्वल टू क्या करोगे, आई अल्फा कर लोगे, तो आई अल्फा करोगे तो आई, आई किसके अबाउट लेना पड़ेगा, इसके अबाउट, तो सेंटर का अबाउट है, इसके अबाउट लेंगे ना, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा ले, तो यह हो जाएगा एम के स्क्वायर और एम के स्क्वायर इंटू प्लस एम आर स्क्वायर एन आएगा और इंटू अल्फा कर देंगे, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा एसीएफ, और अल्फा एसीएम निकालना है तो आर अल्फा कर दो, इससे जल्दी बनेगा एसीएम, और एसीएम ज्यादा होगा तो ग्राउंड पर पहुंचेगा तो वीसीएम ज्यादा लगेगा, वीसीएम ज्यादा होगा, वीसीएम इक्वल टू आर ओमेगा है तो ओमेगा भी ज्यादा होगा, तो मोर एसीएम मोर वीसीएम मोर एसीएम मोर वीसीएम मोर ओमेगा मोर अल्फा लेस टाइम, तो जिसका एसीएम ज्यादा आ गया वो सबसे कम टाइम में पहुंचेगा ग्राउंड पर। और ये था आपका ये इंक्लाइन प्लेन वाला, अगर फार्मूला भी एसीएम का निकालना चाहते हो तो निकाल के रखिए, तो एसीएम इक्वल टू कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर एम जी साइन थीटा, तो सबसे एम एम कट रहा है ना, और ये ऊपर आ जाएगा जी साइन थीटा अपॉन आर को उधर लेकर चल जाओ, तो जी साइन थीटा बाई क्या होगा बोल, ये
एम आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अल्फा है। तो यहाँ से एक के बाई आर कर दो तो आर अल्फा एचसीएम आ गया है। यहाँ भी तो आर अल्फा करना पड़ेगा है। और ये तो तुम्हारा क्या आ जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कैसे आया। क्योंकि यहाँ आर अल्फा किया तो यहाँ भी आर करना पड़ेगा तो आर स्क्वायर हो गया ना। और ये जो है आपका बी साइन थीटा अपॉन तो ये आर स्क्वायर इधर चला जाएगा तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 1 एचसीएम का फॉर्मूला याद ही कर जाओ फटाफट सवाल बन जाएगा इससे। ठीक है। और उसके बाद फ्री एक्सिस रोटेशन कोलिजन भी होता है तो फ्री एक्सिस कोलिजन पर सवाल ही नहीं पूछेंगे क्यों लंबा चला जाएगा। नहीं तो फ्री एक्सिस एक कपलिंग पर पूछ सकते हैं तो ये कपलिंग क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो ये आपको यहाँ पर अगर फोर्स लग गया कोई एफ और यह हाइट एच है इसके बाद भी एक रोटेशन का 17 मिनट का क्या है 17 मिनट का आपका एक शॉट है जिसमें पूरा रोटेशन को पढ़ा दिया गया है तो उसको भी देख लेना फटाफट आज डाल ही दूंगा। तो यह हो गया ये एफ हो गया और यह एच है मान लो कि ये जो है यह स्क्वायर है तो यह भी एल है या क्यूब है तो यह भी एल है तो ये कपलिंग तो कपलिंग में स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है तो ये कपल करने के लिए क्या होगा इसका टॉर्क एम जी के टॉर्क से ज्यादा होना चाहिए या एफ एल ग्रेटर होना चाहिए किससे एम जी और यह डिस्टेंस एल बाई टू से या एफ ग्रेटर होना चाहिए एम जी बाई टू से। और स्लाइड अगर कपलिंग और स्लाइडिंग साथ साथ हो रहा है तो ये जो है स्लाइडिंग के लिए कंडीशन होता है कि आपका एफ इक्वल टू म्यू एम जी होना चाहिए जस्ट स्लाइडिंग के लिए और ये म्यू एस एम के जस्ट बराबर होगा यह बड़ा होता और अच्छा है तो जस्ट स्लाइडिंग और कपलिंग के लिए यह म्यू एस एम जी इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी बाई टू। तो अगर म्यू एस ग्रेटर होगा इस केस में हाफ से तो क्या होगा ग्रेटर होगा या ग्रेटर होगा तो क्या होगा कपलिंग होगा कपलिंग होता है और कपलिंग में यह पॉइंट चिपक जाता है इसीलिए यह इसके बाद रोटेट करना शुरू कर देता है यही होता है ठीक है ना। तो ये देखिए कपलिंग वाला भी चीज पूछ सकता है ये तो नहीं पूछेगा ये पूछ सकता है सिर्फ एफ एल एम जी के। अब कोई बचता है अब तूने ट्रक में रख लिया और ट्रक का एक्सलेशन ए नॉट ये कपल ना करे तो इसके लिए क्या कंडीशन हो तो बॉक्स जिसमें यह सरफेस रेस्ट है उसके फ्रेम में जाएंगे तो एक सीडो फोर्स सीधा लगा देंगे ठीक है। और यह एम जी ऐसे रहेगा तो ये जो है कपल इसके बाहर कर सकता है तो नहीं कपल करने के लिए अगर ये बेस बी है हाइट एच है तो ये डिस्टेंस होगा बी बाई टू तो एम बी बाई टू वह ग्रेटर होना चाहिए इसका इसके पढ़ लिया कर दो तो एच बाई टू से एम ए नॉट एच बाई टू से सही है। तभी एम जी का टॉर्क एम जी यह पढ़ ले कर दो तो एम जी बी बाई टू या ग्रेटर होना चाहिए ये सूडो फोर्स के टॉर्क से हो जाएगा। यहाँ तक ले हम लोग कर लिए अब हम लोग का काम थ्योरी खत्म एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना होगा तो नेक्स्ट ऑफ दिस पॉइंट के अबाउट जीरो होगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लेंगे। अब देखो तो यही सब लिखा हुआ है दिखा देता हूँ ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला गया है थोड़ा पेज आप देखने की किसी को अगर जरूरत पड़ रहा है तो लिस्ट भी दिया हुआ है सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये कंप्लीट बता दिए। हाँ ये इम्पोर्टेंट हाँ आ गया क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्या है क्वेश्चन ही आ गया ये बनाइए इतना नहीं क्वेश्चन आ गया।
ठीक है, इजी है। ये सेंटर के अबाउट आपको निकालना है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, यह इम्पोर्टेंट है। इसके अबाउट आपको निकालना है, तो यह ऐसा है और यह कैविटी है। तो इसके अबाउट इसकी मास टोटल जब कैविटी नहीं था एम था, और इसका रेडियस आर है, तो सिग्मा तो सेम रहेगा, और एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो मास इसका एम बाई 4 हो जाएगा। करेक्ट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लीजिए, पूरा का होगा एम आर स्क्वायर बाई 2 और माइनस इसका इसका इसके अबाउट निकालेंगे, फिर इसके अबाउट है, तो इसका होगा एम बाई 4 नहीं, आर बाई 2 का होल स्क्वायर है, एक तो यह हो जाएगा प्लस एम बाई 4, और यह डिस्टेंस सेंटर से इसका इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है आर बाई 2 है ना, यह आर बाई 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ गलत है, ये 1/2 यहाँ छूट गया, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है ना फॉर्मूला है, तो इसमें भी आपको इसमें तो नहीं लगेगा, इसमें यहाँ 8 कर दो, क्या कर दें 8, सही है जी। एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है और प्लस एम बी स्क्वायर लगा दीजिए। करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यही है आर क्रॉस एफ है, वो बताएगा डिटर्मिनेंट मेथड। ओरिजिन है, तो ओरिजिन ओरिजिन से पोजिशन वेक्टर जहां फोर्स लग रहा है वह है आई प्लस ए प्लस के जो भी है आर, तो ओरिजिन है यहाँ, और ये है आपका यहाँ फोर्स लग रहा है, तो ये होगा वेक्टर आर। तो इसकी पोजीशन वेक्टर में से इसको घटाते हैं, तो ये तो ओरिजिन है तो 0 हो गया, और इसकी पोजीशन वेक्टर और आर क्रॉस एफ कर देंगे, हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये एक सॉलिड स्फीयर है रेडियस अलाउड टू रोल विदाउट स्लिपिंग, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंक्लाइनेशन, मैक्स एंगल थीटा विद द होरिजेंटल, the speed of particle at bottom of plate is कितना, इस एंगल इज, अब देखते ये क्या कह रहा है, ई थोड़ा सा देखते इस बात को देखिए, ये सवाल का क्या कह रहा है वही आ गया, प्योर रोलिंग हो रहा है, प्योर रोलिंग हो रहा है। अब यह एंगल जो है आपका, ये जो लेंथ कौन दिया है, इंक्लाइंड प्लेन ऑफ लेंथ एल या एल, तो यह एंगल थीटा होगा, तो यह एल साइन थीटा होगा, हमारा एम जी एच एल साइन थीटा आ गया बोल, तो यह होगा एम जी एल साइन थीटा लॉस किया, और गेन करेगा हाफ, ये कौन है, स्टेप क्या है, स्टेप नहीं दिया है तो उसकी जरूरत भी नहीं, हुआ तो दोनों में सेम ही आएगा है, तो ये हाफ एम और हाफ एम q1 स्क्वायर प्लस होगा हाफ आई ओमेगा, ये सेफ देख ही लेते हैं थोड़ा सा, सॉलिड स्फीयर हाफ इंटू 2/5, ठीक है 2/5 एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा, तो आर ओमेगा क्या होगा V1 होगा, प्योर रोलिंग हो रहा है, तो यह होगा V1 स्क्वायर, ठीक है ना, एक में हो जाएगा। तो ये एंगल आपका एक बार 45 30 ले लीजिएगा, और एक बार क्या ले लीजिएगा 45, हो जाएगा, सिर्फ वही चेंज हो रहा है क्या। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 4 नंबर देखो, फंसे जाओ फटाफट। तो इससे तुम अल्फा निकाल ले, तो डी थीटा बाई डी टी करोगे तो ओमेगा निकलेगा, फिर डी ओमेगा बाई डी डी थीटा बाई डी टी क्या होगा ओमेगा, ये थीटा फंक्शन है टी का, ये थीटा इंटू टी नहीं है, ठीक है ना, तो डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा यहाँ 10t माइनस 8, फिर तुम डिफ्रेंशिएट कर दो तो अल्फा आ जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी, अल्फा निकल गया। और ये क्या है सर्कुलर डिस्क है, तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा कर दोगे तो तुमको टॉर्क निकल गया, और पावर क्या होता है टाउ इक्वल टू क्या होता है टॉर्क क्या होता है, पावर क्या होता है टाउ ओमेगा, तो टाउ और ओमेगा, तो ओमेगा तो आपको निकला था भी ना, टी इक्वल टू 2 सेकंड रख देंगे तो हो जाएगा, सही है ना, तो पावर होता है टॉ ओमेगा, हम लोग क्या किए डिफरेंशिएट, समझ गए ना। अगला देखिए वही किया है, देखो ओमेगा निकाल दिया, अल्फा निकाल दिया, टी इक्वल टू टॉ ओमेगा लिख दिया, आई अल्फा कर दिया, जो करना है कर दिया, दिया गया। अगला क्वेश्चन पढ़ो बराबर, ये तो बता ही दिए थे क्लास में,
अभी बता दिए थे एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए मैक्सिमम हाइट पर। ठीक है, अब अगला चलो 6 नंबर। 6 नंबर देखिए। ये 6 नंबर में देखिए, तो ये तो फॉर्मूला आपने पास हम ही बताए थे, उसी में रख देना है क्या, सही है, वो बताइए। हाँ ये देखो स्लीपिंग वाला, रोलिंग पर बहुत कुछ है। लिनियर और रोटेशनल, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ क्या होगा, हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर, तो ये दोनों का हाफ एम वी सी एम स्क्वायर ले लिए, अब भाई हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर कर देंगे और वी सी एम को आर ओमेगा कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वही सवाल है, हम टाइम वाला ही। ठीक है, चलो ये बोलो 9। ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है भाई, इसका यह एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्सिस है, ये डिस्क है, तो इसके डायमीटर है क्या इसका, इसका अबाउट होगा एम आर स्क्वायर बाई सी, ये समझ रहे हो ना, उसका रेशियो पूछ रहा है, बेवकूफ बना है। 10 देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो पूछ रहा है, तो आयरन का है तो सिग्मा तो सेम रहेगा, मास अलग अलग हो जाएगा, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर से मास निकाल लीजिएगा, और ये जो है एक्सिस के एम आर स्क्वायर बाई 2 लगा देना दोनों में, मास अलग होगा तो रेडियस अलग है तो एरिया अलग हो जाएगा, सिग्मा दोनों में सेम होगा, तो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर से मास निकालेंगे, है हो जाएगा ना। अगला देखो, वही सेम सवाल है, फिर आ गया टॉर्क वाला, आर क्रॉस ए, सही है, पॉइंट बदल गए, एक साल में सेम सवाल पूछ दे रहा है दो दिन। देखिए सेम सवाल वाला भी तुम लोग कर लेना जी, अभी होगा तो वो जो है जब अप्रैल में देना तो पहले कर लेना, बहुत सवाल सेम ही आ जाए। अब 12 पढ़िए, 12 थोड़ा हार्ड है, पढ़िए। पढ़ लीजिए सिर्फ, पढ़ लिए। अब देखिए सवाल कहा क्या है कि 3 पार्टिकल है, एक इधर भी नॉट से चल रहा है, एक इधर भी नॉट से चल रहा है, और एक इधर भी नॉट से चल रहा है, देख ऐसे ऐसे 3 पार्टिकल है। अब बात को समझिए, ये अच्छा सवाल मेरे को लगा, एंगुलर मोमेंटम पर है। अब देखो ये 3 पार्टिकल है ऐसे, एक तो बेटा आपका ऐसे जा रहा है, एक ऐसे एक ऐसे, तो कह रहा है कि ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल कह रहा है यूनिट अलोंग द, ये चल रहा है फालतू फालतू चीजें जुड़ी है। अब ये कह रहा है कि जहां ये कोलाइड करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के अट्रैक्शन के कारण चल रहा है, तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन पर चल रहा है, तो ये कहाँ कोलाइड करेगा, घिसते घिसते ले जाएगा सेंटर ऑफ मास पर, और यहाँ पर देखो इनकी क्या है, अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालिएगा तो ये एम एम वन वी वन प्लस क्या होता है एम टू वी टू प्लस एम थ्री वी थ्री, और भाई क्या होता है भाई टोटल मास एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, ये वीसीएम होता है। अब यहाँ वीसीएम जीरो होगा क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन लगा देगा, तो ये भी एम वी नॉट एम वी नॉट, तो ट्रेंगल लॉस से जीरो हो गया, तो सेंटर मास उसका क्या है रेस्ट में, और सी फ्रेम में किसी भी पॉइंट के बाद एंगुलर मोमेंटम क्या होता है जीरो, सॉरी किसी भी सी फ्रेम में किसी भी पॉइंट के बाद एंगुलर मोमेंटम सेम होता है, सेम होता है, तो तुम इसके बाद निकालोगे तो लंबा जाएगा, जो इसमें किया हुआ है तुम इस पॉइंट के बाद निकालो जा, एक लाइन में सवाल बन जाएगा, कैसे देखने में लग रहा है इसके बाद इसका जीरो हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा, सिर्फ इसका होगा, तो इसके परपेंडिकुलर ये जो है एंगल 60 डिग्री है, और इसकी वेलोसिटी भी नॉट इधर है, समझ रहा है ना, तो अब क्या करेगा तुम, यह डिस्टेंस तुम्हारा साइड लेंथ है ए, और यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो,
क्या नहीं लेना है तो यह हो गया यह, और यह एंगल ले ले 120, क्या तो यह क्या होगा आर क्रॉस एम भी साइन थीटा होगा ना, यह ए एम भी नॉट साइन 120 यही ना होगा, आर एम भी साइन थीटा। अब देखो अगला 13 देखो, 13 देखो, देखो इसमें क्या है कि कॉर्ड है, निग्लिजिबल मास का है, लपेटा हुआ है, और आगे 20 न्यूटन का फोर्स से खींचा जा रहा है, उसका मास 10 केजी है। इसका व्हील व्हील होता है, डिस्क होता है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2 होगा, ऐसे ना चला। अभी एक वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का एक फॉर्मूला होता है कि जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उस पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट से फोर्स में मल्टीप्लाई कर दो, ये होता है ना। ये 20 न्यूटन इस पॉइंट पर लग रहा है, ये 1 मीटर घूम कर रहा है, तो वर्क क्या होगा 20 इंटू 1 हो गया, काम खत्म। और ये क्या किसके बराबर हो जाएगा, पूछा है क्या, इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, तो यह हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर कर दो, और हाफ आई आई क्या होगा mr स्क्वायर बाई 2 कर दो, काम खत्म। अगला पॉइंट देखो 14 करो, हो गया, ये तो आसान है। इस पॉइंट के बाद तुमको टॉर्क चाहिए, क्या ओ के बाद, ये बोल क्या रहा है कि इक्विलिब्रियम में हो, लेमिना इक्विलिब्रियम में, तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए पहली बात। तो भाई ये जो है फोर्स 10 10 है, और यहाँ पर भी एक 10 न्यूटन लग रहा है, और यहाँ भी एक 10 न्यूटन लग रहा है, यही नहीं, और इधर एक 10 लग रहा है, ये भी एक 10 लग रहा है, तो यह एक निकालना है, तो हमारे ओ के अबाउट टॉर्क ले लो, टॉर्क से ही काम चल जाएगा। तो इसका तो टॉर्क होगा नहीं, होगा, इसका भी टॉर्क नहीं होगा, सिर्फ किसका टॉर्क होगा, एक तो इसका होगा और एक इसका होगा, नहीं जी, इसका इसका टॉर्क तो कैंसिल हो जाएगा, 10 10 है, तो सिर्फ हमको लग रहा है 10 का ही होगा, तो 10 इंटू 10 इजिकल टू एफ इंटू 10, एफ 10 होगा, क्या अगला देखो 15 है, हो जाएगा, ये इजी है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या किया जो रॉड था, तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई 12 था, अब उसको आधा आधा में काट दिया, तो मास एम बाई 2 हो गया, और लेंथ क्या हो गया एल बाई 2। अब इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो वही फार्मूला लगेगा एम एल स्क्वायर बाई 2 एल, तो इसका और इसका निकाल कर जोड़ देंगे, मास हो जाएगा, तब सवाल हार्ड नहीं है। अब इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, इसके अबाउट इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन रहता तो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर होता, पैरेलल है इन द प्लेन है, तो यह होगा एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, सही है। अब 17 देखो, तो ये तो टॉर्क हो जाएगा ना, ये क्या फोर्स कितना लगा रहा है, ये 10 10 आर, और इक्वल टू आई अल्फा कर दो, क्या चाहिए था आई, अल्फा दिया है तो आई निकाल लो। क्या पूछता है, कितना सटीक थ्योरी पर है? इधर उधर करने से क्या फायदा। देखो 18 देखो, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालने के लिए कह रहा है, तो एक तो बड़ा प्यारा सा चीज है इसमें कि यहां से इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करता है, तो तू इसी के अबाउट कर दो, 49 इंटू 2 आर इजिकल टू क्या कर दोगे 49 इंटू 2 आर इजिकल टू, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सॉलिड स्फीयर है, ये 2/5 एम आर स्क्वायर आप प्लस एम आर स्क्वायर 7/5 होता है ना, और इंटू अल्फा कर दे, और एसीएम इजिकल टू आर अल्फा कर दो, आ गया।
अब बेसिक से बनाओगे तो बहुत लंबा जाएगा कि टोटल मास को सेंटर ऑफ मास पर कंसंट्रेट करो, फिर एसीएम इक्वल टू आर अल्फा, और इंस्टेंटेनियस एक्सिस सब रोटेशन पास कर रहा है, मार दे बाजी है, एक लाइन में बना दी, ठीक है ना। अब ये देखो, हाँ ये सवाल जो है ना अच्छा है, ये इसमें कौन सही है, तो ये तो गलत है, कुछ इसमें गड़बड़ किया है, इसलिए मैंने चेंज कर दिया सवाल को थोड़ा, इसमें कौन सही है। एक बॉडी के पर टॉर्क लग रहा है, तो आर क्रॉस एल तो फालतू है, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस पी, तो ये डी बाई डी टी आर क्रॉस पी, सही है ना। ये ऑप्शन ए हमने चूज किया, बी एंड ई वन, तो ये आर क्रॉस पी भी एल होता है। अब देखो टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस डी पी बाई डी टी, ये तो फालतू की बात है, आर क्रॉस एम बी सी एम प्लस आईसीएम ओमेगा भी होता है, तो ये टॉ इक्वल टू आई अल्फा, ये हमेशा लागू थोड़ा होता है, तो टॉ इक्वल टू आर क्रॉस है, तो मैंने यही दो चूज किया है। असल में ये दो ही वाला नहीं रहे तो ये भी चूज कर लेना तुम लोग, टॉ इक्वल टू आई अल्फा, इसको भी चूज कर लेना, इसको भी चूज कर लेना, इसको मत चूज करना, सही है। टाउ इक्वल टू जो जो फॉर्मूला जानता है चूज कर लेना, लेकिन मैंने थोड़ा करेक्ट करके इसको किया क्योंकि हम लोग का एडवांस में दिक्कत ना है। ये देखिए इसमें इसमें देखो, हाँ ये सवाल अच्छा है, एल एंड पी रिप्रेजेंट, देखो एक हम थ्योरम पढ़ा रहे हैं कि कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो उसका फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन से टाइम से करोगे तो वह उसका परपेंडिकुलर आएगा, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर इटसेल्फ, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ये ध्यान रखना, इसी पर यह सवाल पूछा है कि पी रिप्रेजेंट, ये जो है इक्वेशन है आर इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी आई है, हाँ ये आर जो है थोड़ा सा मैं जल्दी कर दूं इसको, कि आर इजकल टू दिया है ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप, अब इसकी वेलोसिटी निकालो तो ये डी आर बाई डी टी होगा। अब इसकी देखो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है कि नहीं, तो ये जो v और r परपेंडिकुलर होगा, देख ले मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है कि नहीं, मैग्नीट्यूड निकाल a आ जाएगा, अब डिफरेंशिएट करोगे तो a ओमेगा आ जाएगा मैग्नीट्यूड, तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन से एक्सेलरेशन आएगा, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर, तो सर्कुलर पाथ पर चलता है तो कांस्टेंट स्पीड से चलता है, तो एक्सेलरेशन किधर लगता है सेंटर की, तो आर और ए एक पैरेलल होगा, सही है ना। अगला देखो क्वेश्चन नंबर, कहाँ ले चले आए हम लोग, और तुम लोग कर लेना, आप बहुत करा दिया गया है, कुछ एक छोड़ देते हैं, मैंने 29 सवाल है जिसमें हम लोग शायद 20 तक ले आ गए, तो 9 सवाल तो तुम लोगों का हम दिखा देते हैं, रोलिंग वाला है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर ही है, वो तो रुक जाता होगा जब रुकते हो, ये भीड़ आ गया।